हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका BHIC। आप देख रहे होंगे BHIC 131 में यूनिट 3 ले लेते हैं। यूनिट 2 तक ऑलरेडी ये कंप्लीट है। तो यूनिट 3 में आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, प्राकृतिक विशेषताएं, गठन एवं लक्षण। यानी भारतीय इतिहास का जो फिजिकल फीचर्स क्या होता है और फॉर्मेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये भारतीय इतिहास में प्राकृतिक विशेषताएं क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक विशेषताएं जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति उस समय थे उनका जीवन यापन किस तरह से था, वो कहाँ पे किस जगह रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनके संसाधन क्या थे और साथ ही साथ में किस तरह की कृषि करते थे, किस तरह का क्लाइमेट उस समय का था। ये सभी चीजें इसमें हम देखेंगे। ये PDF है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी देश के इतिहास के अध्ययन के लिए इसके भौगोलिक लक्षण विशेषताओं की जानकारी आवश्यक क्यों है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि किसी भी देश के इतिहास के अध्ययन के लिए भौगोलिक लक्षण की विशेषताओं की जानकारी क्यों आवश्यक है। तो देखिए, ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रदेशों के उद्भव की जो प्रक्रिया है वो असमान रही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, उनका विकास हुआ है। खास तौर पर हम प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पे भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं। आपको पता है कि मनुष्य जहाँ पे रहता है वो अपने पर्यावरण से घिरा हुआ होता है, इन्वायरमेंट से। चारों तरफ से हम पर्यावरण से घिरे हुए हैं। अब पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है आपको पता है तो आप समझ सकते हैं। हम घर में रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, समाज में, सोसाइटी में, ये सभी चीजें जो है वो पर्यावरण से आती हैं, के अंतर्गत आती हैं। यहाँ तक कि आपकी सड़क भी पर्यावरण के अंतर्गत आती है। जलवायु, ये सभी क्या है, तापमान, ऊष्मा, ये सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम उससे घिरे हुए हैं। अब अगर हम पर्यावरण के अंदर जाते हैं, क्लाइमेट्स में जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गेहूं जो सबसे ज्यादा होता है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य भोजन होता है। क्यों? क्योंकि वहां वो ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा होता है। और इसी तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे पूर्वी जो भारत के प्रदेश होते हैं, वहां का जो मुख्य भोजन होता है, वहां की जो मुख्य फसल होता है वो चावल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चावल की पैदावार ज्यादा होती है, चावल की खेती ज्यादा होती है। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? तो ये क्लाइमेट्स की वजह से है, ठीक है, जलवायु की वजह से है कि वहां की जलवायु ऐसी है कि कहीं पे चावल ज्यादा हो रहा है तो कहीं पे गेहूं ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न फसलों के प्राकृतिक वास क्षेत्र भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे हम किस चीज को समझेंगे कि जो फसलें होती हैं, जो उगाई जाती हैं, उनकी जो प्राकृतिक वास का मतलब होता है कि उनके उगने के लिए जो उनको एक तरह से कहते हैं ना कि विशिष्ट जलवायु जो होती है वो अलग अलग होती है। तो जहाँ गेहूं ज्यादा होता है वहां गेहूं के लिए क्लाइमेट अच्छी है, जलवायु अच्छी है। जहाँ पे कॉफी है, चाय है, देखिए कॉफी चाय सभी जगह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भारत में? क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में होते हैं। तो हम जनरली देखते हैं कि कॉफी जो है, चाय जो है, ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फसलें होती हैं, है ना, विशेष प्राकृतिक परिस्थितियों में उगती हैं और समय के साथ बाद में ये उस स्थान विशेष के लोगों के भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर गेहूं होता है, पंजाब में ज्यादा होता है, तो यहाँ परंपरा चली जाती है और वो परंपरा ये बन जाती है कि लोग वहाँ गेहूं ज्यादा उगाते हैं और गेहूं यानी रोटी ज्यादा खाते हैं। तो ये क्या हुआ, भोजन संबंधी आदतें भी हो गई। उन लोग को चावल कम पसंद आता है, गेहूं यानी रोटी ज्यादा पसंद आती है। इसी तरह से जहाँ चावल, केरल में चावल ज्यादा होता है तो वहाँ के लोग जो है चावल ज्यादा खाते हैं। तो चावल ज्यादा होता भी है और दूसरा रीजन ये है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ मछलियां ज्यादा होती है, क्योंकि समुद्र है तो वहाँ मछलियां ज्यादा होती है और मछलियां ज्यादा होने की वजह से भी लोग चावल के साथ मछली खाते हैं। तो एक ये भी रीजन है। तो मछली ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है, ठीक है। इसी प्रकार से जो सिंचाई के साधन भी होते हैं वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होते हैं। अब जैसे नदियां और नहरें हो गई, उत्तर भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है, यानी उत्तर भारत में सिंचाई जो की जाती है नदियां नहरों से की जाती हैं, और पूर्वी भारत में जो है प्राकृतिक तालाब जो होते हैं उनसे की जाती हैं। तो सिंचाई के भी साधन यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। जलाशयों द्वारा सिंचाई ने दक्षिण भारत की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तो एक हम अगर टोटल चीज निकालते हैं, इसमें एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो आपको प्राकृतिक विशेषताओं में वही लिखना है कि भूगोल के बारे में लिखना है कि वहाँ का क्लाइमेट्स कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है ना, वहाँ की जलवायु कैसी थी। जब जलवायु आ जाएगा तो वहाँ खेती किसानी भी आ जाएगी, एग्रीकल्चर भी उससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो लोगों के वस्त्र शैलियों के संबंध में भी जो भूगोल है और पर्यावरण वो भूमिका निभाता है। जैसे कश्मीरी, राजस्थानी और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग वस्त्र और पहनने ओढ़ने के तरीकों की तुलना कर सकते हैं। उन लोग के जो वस्त्र होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। कश्मीरी में देखिए गर्म चीजें चलती हैं, साल वगैरह चलती है, पश्मीना साल वहीं की होती है। पश्मीना साल क्यों वहां होती है? क्योंकि वहां भेड़ ज्यादा पाई जाती हैं और वहां ठंड ज्यादा होती है, उसकी वजह से होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और बहुत खाने में हो, पीने में हो, पहनने में हो, इन सभी चीजों में जलवायु और पर्यावरण का प्रभाव दिखता है। और ये जो जलवायु और पर्यावरण होते हैं ये भूगोल से ही निकल के आते हैं, भूगोल में ही होते हैं। तो ये भौगोलिक विशेषताएं हो गई। आप गंगा का मैदान का देख लेते हैं, तो गंगा की जो मैदान है और डेल्टा उन्नत संस्कृतियों के जन्म स्थान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पोषण हुआ है युगों में, ठीक है। और मध्य भारत के पर्वतीय इलाकों में, अलग क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों की अच्छी बसावट मिलती है। मैदान जहाँ पे होते हैं तो नदियों के मैदानों में भरपूर प्राकृतिक संपदा रही है। तो मैदान में प्राकृतिक संपदा रही है। मैदान लोगों का जो जीवन होता है, एक पहाड़ी पठार लोगों का जो जनजीवन होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। और ये अलग इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु और यहाँ का पर्यावरण उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा पोषित क्षेत्रीय विभिन्नताएं और उनसे संबंधित भिन्न क्षेत्रीय पहचाने जो होती है वो भारतीय इतिहास में स्थायी अखिल भारतीय। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम अगर इसको लेकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सीधे से अगर लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यावरण करता है और पर्यावरण के अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं। भूगोल में पर्यावरण है, जलवायु है, सभी चीजें आ जाती हैं। तो जो भौगोलिक दशाएं होती हैं वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं, चाहे वो खान पान में हो, चाहे रहन में हो, चाहे उठन बैठन में हो, यहाँ तक की लड़ाई में भी। अब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास को आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं कि लड़ाई में भी जो है भूगोल का बहुत बड़ा महत्व है, भौगोलिक विशेषताएं बहुत बड़ा महत्व रखती है, सामरिक महत्व बहुत महत्व रखते हैं सामरिकता की दृष्टि से। और ये किसके अंतर्गत आता है? इतिहास के अंतर्गत आता है। सामरिकता भूगोल हो गया, लेकिन किस में यूज किया जाता है? इतिहास में वर्ड यूज किया जाता है। पर्यावरण और मानव बस्तियां, अब देखिए पर्यावरण और मानव जो बस्तियां होती हैं इनकी भी बसावट जो होती है वो पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करती है। प्राकृतिक भूगोल में मानव बस्ती और बसावट की शैलियों का अध्ययन हम करते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो आपने देखा होगा कि उसमें हम जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं और जो मानव ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, और साथ में हम किस तरह के लोग पहले रहते थे, आदिम मानव कैसे रहते थे, आज के टाइम में भी अफ्रीका वगैरह में, कांगो वगैरह में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते थे और आज किस तरह से रहते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। किसमें? ज्योग्राफी में करते हैं। कहीं पे क्षेत्र शुष्क होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पे बहुत कम वर्षा होती है। ये सभी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है? हमें ज्योग्राफी से पता चलती है, ठीक है। और अगर हम अतीत में और पुराने टाइम में जाए तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ है और यहाँ की जलवायु जो है उस समय के विद्वान का मानना था कि यहाँ की जलवायु जो है वो नम रही होगी और वर्षा भी अपेक्षाकृत अधिक रही होगी, और जिसके कारण यहाँ पे जो है विकास जो है बहुत ज्यादा हुआ। जब वर्षा होगी यानी फसल होगी तो खाने पीने को मिलेगा, तो विकास 100% होगा। इसीलिए माना जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता मानी गई है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने ये भी तर्क दे दिया है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनके अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा और साथ ही शुष्क जलवायु पैदा होने से लोगों का जीवन निर्वाह के आधार भी खतरे में पड़ गया। यानी कि सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विकास हुआ जलवायु के कारण, वर्षा के कारण, लेकिन वहीं पे जब लोगों ने उनका दोहन करना, इसको खत्म करना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और जब पेड़ों को काटना, प्राकृतिक वनस्पति को काटना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? वर्षा होनी कम हो गई। जब वर्षा होनी कम हो गई तो शुष्क जलवायु वहां पे हो गई, और शुष्क जलवायु की वजह से लोगों का जो है यानी ना तो उनको भोजन मिल पाया और ना ही पानी इतना मिल पाया, और धीरे धीरे सभ्यता नष्ट हो गई। उदय का भी कारण भौगोलिक परिस्थितियां थी और नष्ट होने का भी कारण भौगोलिक परिस्थितियां है, यानी भूगोल, ठीक है। चलिए अब आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ पे और भी चीजें आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि समाज मगध साम्राज्य की सफलता, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भौगोलिक, मगध साम्राज्य की सफलता में भौगोलिक विशेषताओं का क्या योगदान है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ये आंसर लिखना होगा कि मगध साम्राज्य की सफलता और इस साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक प्रभुत्व हमें आश्चर्य में डाल देगा। और इसके कारण क्या थे, तो इसके कारण यही थे कि अत्यधिक उपजाऊ जमीन, मगध काल में जहां मगध साम्राज्य था वहां पे जो जमीन थी वो बहुत उपजाऊ थी, पर्याप्त वर्षा थी और उस वर्षा से धान की वार्षिक अच्छी फसल होती थी। आपको मालूम होना चाहिए, हम सबको पता है कि धान के लिए पानी बहुत जरूरी है, यानी यदि हम धान की खेती कर रहे हैं तो वहां पे जो है बारिश का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, पानी का होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे वर्षा भी उस टाइम अच्छी होती थी, पानी भी अच्छे होते। लोहे की खानों तो छोटा नागपुर पठार के पत्थर और लकड़ी के स्रोतों का निकट होना, जो लोहे के खाने थे, छोटा नागपुर के जो पठार थे उसके पत्थर थे वो मगध के करीब थे। नदियों द्वारा पर्याप्त संचार और व्यापार की सुविधा थी, यानी इतना कुछ उस समय था मगध साम्राज्य में जो एक पर्याप्त डेवलपमेंट सोसाइटी को चाहिए। एक सोसाइटी डेवलप कर सकती है, एक राज्य डेवलप कर सकता है, उसके लिए जो संसाधन होने चाहिए वो उस समय मगध साम्राज्य में थे और इसीलिए मगध साम्राज्य विकास की ओर जो है बढ़ा। ठीक है, आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा, बहुत बड़ा है। मगध के राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ने से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी, उत्तरी भारत की राजधानी बन गई थी। अब उत्तरी भारत की राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया गया था और साम्राज्यिक राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का महत्व भी माना जाने लगा, शताब्दियों तक चलता रहा था। तो पाटलिपुत्र के उत्थान और पतन के अनेक भौगोलिक कारण गिनाए गए हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के इतिहास के प्रारंभिक दिनों में गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियां थी जो आज भी हैं, वो उस समय भी थी, जो उन्हें संरक्षक प्रदान करती थी। शत्रु भी अंदर नहीं आ सकते थे उन नदियों की वजह से, पानी भी उनको मिलता था, फसलें भी अच्छी होती थी और व्यापार परिवहन की सुविधाएं भी होती थी, ठीक है ना। और लेकिन आगे चल के 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि बाढ़ इतनी ज्यादा आई, अगर नदियां हैं तो बाढ़ भी होंगी, बाढ़ भी होंगे तो विनाश भी होगा, ठीक है ना। तो उस समय बाढ़ के कारण इन नदियों का महत्व जो है कम हो गया था और गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में व्यापार की क्षति हुई थी और नगरों का पतन हो गया था नदियों की वजह से ही। और जब पतन हुआ तो उत्तर भारत में व्यापारिक और वाणिज्यिक के पतन के साथ मानव गतिविधियां कम हो जाने से, गंगा नदी का मार्ग बदल जाने से इन नदियों की उपयोगिता कम हो गई थी, ठीक है ना। और गंगेतर जो नदियां उत्तर भारत में नगरों के पतन के कारण बन गई थी। और वर्षा में कमी, जैसे वर्षा में कमी हुई तो पेड़ों की कटाई हुई, पेड़ों की कटाई हुई तो वर्षा में कमी हुई, तो भौगोलिक कारण भी बताए जाते हैं। तो मगध साम्राज्य का एक तरह से पतन का मेन जो कारण है वो भौगोलिक कारण भी है। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर डला हुआ है, आप वाच कर लीजिएगा, उसमें भी मगध साम्राज्य के भौगोलिक दृष्टिकोण का क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, जो आपका मगध साम्राज्य उसका पतन किस तरह से हुआ या फिर मगध साम्राज्य के पतन के भौगोलिक कारण कौन कौन से, तो आपको यही लिखना होगा। भौगोलिक नियतवाद के विरुद्ध तर्क क्या दिए गए हैं, यहाँ पे भी से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम वो लेंगे। भारत के भू-आकृत विभाजनों की भौगोलिक विशेषताओं का विवरण देना है यहाँ पे, या फिर भारत के मूल भू-आकृत विभागों की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी करना है, या भारत के भू-आकृत विभागों की भौतिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन, या फिर भू-आकृत लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका आपको वर्णन करना है। तो देखिए, भू-आकृत लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा गया। पहला हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा सिंधु घाटी के या सिंधु गंगा के मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, यानी उत्तर और पश्चिम का सिंधु गंगा का मैदान और साथ में प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण का मैदान, ठीक है। तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई, मैं इसे डाउन कर देती हूँ थोड़ा सा, ओके। तो देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है अब भी बढ़ रही है और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के अपक्षय और भूमि कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी निरंतर बहकर भारी मात्रा में इन मैदानों में आती है और हिमालय के बर्फ के पिघलते रहने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 बड़ी नदियों में निरंतर जल प्रवाह बना हुआ है। सिंधु के मैदान में जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पे पहली सभ्यता का विकास हुआ था
और जबकि गंगा के मैदान में ईसा पूर्व पहली शताब्दी से नगर जीवन जो है उसका भी पोषण और विकास हुआ था। लेकिन उत्तर के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत को एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे किसी बेहतर शब्दावली के अभाव में मध्य भारत कहा जा सकता है, अलग करता है। तो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय जो भारत है उनके बीच में एक मध्य भारत जिसे कहा जाता है, वो उन दोनों को अलग करता है। और यह जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो गुजरात से लेकर के पश्चिमी उड़ीसा तक है, जो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और राजस्थान की जो अरावली पहाड़ियां हैं वो सिंधु के मैदान को प्रायद्वीप से अलग करती हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां और छोटा नागपुर पठार है कहाँ, मध्यवर्ती क्षेत्र में, जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यानी मध्य भारत, मध्यवर्ती क्षेत्र को मध्य भारत भी कहा जाता है, इनको 4 उप प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उदयपुर जयपुर, ठीक है, के बीच राजपूतों की भूमि राजस्थान। उज्जैन के आसपास मालवा का पठार जो प्राचीन समय में अवंती के नाम से प्रसिद्ध था, यानी अवंतिका जिसको नाम दिया गया था अवंती, उज्जैन यानी एमपी। और विदर्भ या नागपुर के आसपास का उप क्षेत्र है नागपुर यानी महाराष्ट्र, आप इधर ले लीजिए, ठीक है। और फिर है पूर्वी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ का मैदान, जो प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कौशल जो आज के समय में क्या है, आज के समय में छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो बस इनको आपको इसी तरह से लिखना होगा। 4 चीजें ले लीजिए, थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दीजिए और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा कि मध्यवर्ती क्षेत्र या मध्य भारत के दक्षिणी सिरे वह भूरचना शुरू होती है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यानी कि अब जो मध्य भारत है आपका मध्यवर्ती क्षेत्र, उसका जो निचला सिरा हो गया यानी दक्षिण नीचे की ओर हमारी तरफ है और हम बीच में मध्य में, जो नीचे का जो सिरा हो गया उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा गया। और एक प्राचीन भूभाग है जिसमें स्थायित्व के सभी लक्षण मौजूद थे। और यह भूभाग पठारी है, यानी जिसे हम दक्षिण का पठार भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। इनमें 4 प्रमुख नदियां हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, ठीक है। इन नदियों के कारण इन पठारी क्षेत्र में जलोढ़ मैदान बने हैं और इन मैदानों नदियों के डेल्टाओं में मूल आवास क्षेत्रों का विकास हुआ है, ठीक है। और प्राचीन काल से प्रारंभ होकर मध्य काल से होते हुए आधुनिक काल तक निरंतर ये नदियां बह रही हैं, ओके। यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय इतिहास के क्षेत्रों की संरचना के अनुभव की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, अथवा भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय परिवर्तन के क्या कारण थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, ओके। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों तथा क्षेत्रीय संस्कृतियों के बीच विभिन्नताओं के चिन्ह संभवतः खाद्य उत्पादन के रूप में जीवन यापन नए साधन की शुरुआत के साथ ढूंढे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू हुई थी क्योंकि नदियों के क्षेत्र थे, यहाँ पे नदियां बहुत थी, बहती थी और इसीलिए शायद पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कच्ची मैदान जो कि पाकिस्तान में है अंतर्गत मेहरगढ़ में कृषिगत अत्यधिक यानी गतिविधियां अपेक्षाकृत जल्दी लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले आरंभ हो गई थी, यानी पहले से ही कृषि की जाती थी। और गंगा घाटी में भी कृषि की जाती थी, नियोजित कृषि होती थी, खेतिहर गांव वहां पे हुआ करते थे, व्यापार प्रणाली हुआ करती थी। यानी जो आज के टाइम में है वही पहले के टाइम में भी सभी चीजें थी, सिर्फ उनके रूप अलग अलग थे, नाम अलग अलग थे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे कई स्थान थे जहां बदलाव की प्रक्रिया प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दी में प्रारंभ हो सकी थी। मेन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं गंगा, कावेरी, कृष्णा, ये चीज आपको याद रखना होगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेन नदियां हैं जो प्रायद्वीप के टाइम में बहा करती थी और इसी नदियों की वजह से वहां पे कृषि जो होती थी बहुत ज्यादा होती थी और इसीलिए उस वक्त जो राज्य थे वो बहुत ज्यादा विकास कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हुए थे जो इनसे बिल्कुल अलग थे। और जब हमने पहले भी पढ़ा कि जब नदियां होती हैं यदि विकास का वो कारण बनती हैं तो वो विनाश का भी कारण बनती हैं। तो यदि नदियों की वजह से विकास हो रहा है, कृषि हो रही है, तो उनमें बाढ़ आने की वजह से जो है नगरों का विनाश भी हुआ है और वो नष्ट भी हुए हैं और यहीं पे उनके जो विकास की प्रक्रिया है वो वहां पे रुक भी जाती है और नदियों की वजह से आरंभ भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे भौगोलिक जो प्राकृतिक कारण होते हैं उनको वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। ऐतिहासिक क्षेत्रों को देखिए, असमान प्रक्रियाएं यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, ठीक है।
इसे आप देख लीजिएगा। मृत कला प्रमाण भी यहाँ पे मृत भांड जिसके बोलते हैं, यानी मिट्टी की चीजें बनाना, ठीक है ना। पहले के टाइम में सभी चीजें जो होती तो मिट्टी की ही बनाई जाती। मृत भांड की प्रथम 3 श्रेणियां थी। भारत गंगेय विभाजन दोआब सहित उत्तरी घाटी में मिलते थे। काली पालिश वाले मृत भांड उत्तरी मैदान से आरंभ होकर मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत से दक्कन तक फैल गए थे, ठीक है। और ये संस्कृत की पहचान होती है मृत भांड, ठीक है ना। चित्र इसमें बनाए जाते हैं, ओके। फिर साहित्यिक प्रमाण भी मिलते हैं। साहित्यिक प्रमाण कौन कौन से मिलते हैं देखिए, चाहे हम मगध की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पे बुद्ध युग की बात कर लें या अशोक के काल की बात कर लें, सभी चीजों में कुछ ना कुछ हमें साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं, लेख मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हमें शिलाएं मिलती हैं, कुछ ना कुछ हमें चीजें मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, जिनसे हमें साहित्यिक प्रमाण का भी पता चलता है कुछ टाइम का साहित्य था किस तरह का था, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रारंभिक काल में भारत के क्षेत्रों की स्थापना का संक्षिप्त विवरण देना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्षेत्रों की संरचना तथा विशेषताओं की विवेचना करना है। भारतीय इतिहास के क्षेत्रों के निर्माण तथा उनकी विशेषताओं का विवरण करना है, ठीक है। तो इसे आप देख, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। पीडीएफ में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। 1 से 3 यूनिट तक जो है वो ऑलरेडी वीडियो डला हुआ, सॉरी 2 यूनिट तक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। ये जो है ये 3 यूनिट का है। प्राचीन भारत में गठित कुछ प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों का वर्णन करना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गठित कुछ जो प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र थे, जैसे गांगे थाला था, ये प्रमुख एक क्षेत्र था। और कृषि उत्पादकता जनसंख्या के अत्यधिक घनत्व के कारण ये गंगा के मैदान होते, जिसे गंगे थाला कहा जाता था, ठीक है। फिर यहाँ पे है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे गांगे थाला के बाद तमिल देश आ जाते हैं। तमिल यानी दक्षिण की ओर हो जाता है। तमिल देश यानी तमिल कम, जिसे यानी दक्षिण यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम कहते हैं। तो वहां पे तो ऑलरेडी नदियां बहुत थी, वहां का इन्वायरमेंट जो था, ठीक है ना, उपजाऊ नदी घाटियां थी और वहां पे पशु प्राप्ति भी थी। आक्रमण, युद्ध, लूट आदि का सभी का प्रभुत्व था। एक तरह से डाकुओं का देश इन्हें कहा जाता था दक्षिण के देश को, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया था, तो लोगों को छुपने के लिए अच्छी जगह वहां पे मिल जाती थी, ठीक है। तो युद्ध के रिवाज ने योद्धा वर्ग को अपने मुखिया के अधीन प्रभुत्वमान बना दिया था। तो इस तरह से आप अंग्रेज जो चोल, चेर, पांडव थे, ये इन्हीं क्षेत्र के उपजे हुए लोग थे, इन्हीं क्षेत्र से आगे वो लोग बढ़े थे, ठीक है ना, तमिल देश। अब यहाँ पे गठन की जो प्रक्रिया तेज हुई थी उसके निम्नलिखित कारण क्या थे। तो देखिए यहाँ पे अविकसित राज्य व्यवस्था जो हुई उसके मेन क्या कारण थे, ठीक है। तमिल क्षेत्र के अविकसित राज्य व्यवस्था के अस्तित्व में आने के क्या कारण थे। तो आरंभिक 20वीं शताब्दियों में रोम के साथ व्यापार, नगरों का उदय, ब्राह्मणों के साथ उत्तरी सभ्यता यानी आर्य की संस्कृति का आगमन हो गया था। कहाँ पे, तमिल राज्य में, यानी प्रायद्वीपीय पठार में दक्षिण की ओर धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसे हम तमिलाकम या फिर दक्कन के बीच व्यापार को काफी महत्व प्राप्त हो चुका था। फिर ये देखिए दक्कन आ गया। अब यहाँ पे एक दक्कन भी, तमिल तो था ही लेकिन दक्कन भी हो गया। आंध्र एवं उत्तरी दक्कन के लोहे का इस्तेमाल करने वाले उत्तरी पाषाण युग का यहाँ पे जो है आविर्भाव हुआ था। तो लोहे और उत्तरी पाषाण युग का आविर्भाव दक्कन से हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे समुद्र होता था, समुद्र की तटवर्ती भूमि पर अधिक उपज वाली धान की फसल यहाँ पे उगाई जाती थी, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा, एक एक दो लाइन, मतलब मेन टॉपिक। देखिए आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जिस तरह से हमने बताया कि आपको एग्जाम किस तरह से क्रॉस करना है, तो कुछ पेपर आपके रह जाते हैं। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो प्लीज आप लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर देखें। आप छोटे क्वेश्चनों को रहने दीजिए। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना, तो उससे से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़े आराम से आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल डिटेल में आपको डीपली नहीं पढ़ना है। तो जब आप कुछ चीजों को हेडिंग में लेकर चलेंगे तो उस चीज को आप समझेंगे और लिख भी पाएंगे, ठीक है। फिर उत्तर पश्चिम यहाँ पे आ गया, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में जैसे सिंध और बलूचिस्तान हो गए, ठीक है, क्योंकि इसका कारण ये था ये सीमांतीय स्थिति में आते थे, ठीक है। यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही गांधार 16 महाजनपदों की सूची में था। 16 महाजनपद जो थे वो गांधार के टाइम में आए थे। और मगध के टाइम में मगध के राजा बिंबिसार का गांधार का राजा के साथ राजनैतिक संबंध था। और गांधार की जो राजधानी तक्षशिला थी, शिक्षा एवं व्यापार का केंद्र थी। पुराने टाइम में सबसे ज्यादा शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन थी, तक्षशिला। यानी पहली जो विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय बना था वो तक्षशिला बना था। इस चीज को भी आपको यहाँ पे रखना होगा। और गांधार का विस्तृत आर्थिक आधार भी था तक्षशिला। और मध्य भारत तथा रोम के साथ गांधार के व्यापार के प्रमाण भी है यहाँ पे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और जो हमने यहाँ पे BHI 131 का लिया यूनिट, यहाँ पे हमने लिया है BHIC 131 यानी भारत का इतिहास प्राचीन काल से लगभग 300 ईस्वी तक। यूनिट 3 लिया भारतीय इतिहास, प्राकृतिक विशेषताएं, गठन एवं लक्षण इसके क्या हैं। तो वीडियो इसमें जो क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो ओल्ड क्वेश्चन भी क्वेश्चन पूछे गए हमने सिर्फ उनको लिए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप इतना समझ लीजिए कि भौगोलिक लक्षण और विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं। तो भौगोलिक लक्षण के अंतर्गत भूगोल और पर्यावरण के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वही चीजें आदमी के यानी एक इंसान के, एक राज्य के उत्थान का भी कारण बनती है और पतन का भी कारण बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।